गुरुदेवांना वंदन करून मी आजचं संभाषण जास्तीत जास्त हिंदीमध्ये आणि काही प्रमाणात मराठीमध्ये, ज्या ठिकाणी अडलेलं आहे त्या ठिकाणी मराठीत, अन्यथा हिंदीमध्ये मार्गदर्शन द्यायला मी सुरुवात करीत आहे. गुरुदेवाचं वंदन करावं. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आमचे गुरुदेव श्री हृदय नारायण योगीजी युपी मध्ये होते. त्यांनी आजन्म म्हणजे वयाच्या 97 पर्यंत पूर्ण विश्व भ्रमंती करून समाजाला स्वास्थ्य कसं टिकवावं याविषयी मार्गदर्शन दिलं. आपण गेल्या शनिवारी जो विषय हाताळला होता त्याच्या पुढे आज आपण सरकू. थोड़ी एक रिवीजन अपन मागच्या शनिवार की घेऊया. गत शनिवार को हमने देखा था कि शरीर पंचमहाभूतों का बना हुआ है. उन पंचमहाभूतों को आधारभूत मानते हुए मानव की 5 मौलिक मांगे हैं. शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान और अहम में प्रेम. ये 5 मौलिक मांगे पूर्ण करने हेतु पंचमहाभूतों का आधार हम या सहायता हम लेते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाते हैं. हमने आगे देखा था पंचमहाभूतों में आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, ये 5 तत्वों को आधारभूत मानते हुए शरीर को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, जिसके आधार से शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान और अहम में प्रेम प्राप्त हो, यह आशा रखते हुए हम आगे बढ़े थे. अब इसको थोड़ा सा विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे. शुरुआत हमने प्रिंसिपल से की थी कि प्रिंसिपल क्या हो स्वास्थ्य के आधार. अभी इस लेक्चर में प्रिंसिपल तो आगे चले समझने की हम कोशिश करेंगे ही, साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन कैसा हो जीवन में, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे. अभी हमने ये देखा कि 5 उंगलियों में हमने डाइट प्लान आपको बताया था. जिसमें मैंने पहले अंगूठा बोला था आकाश तत्व. आकाश तत्व का मतलब होता है पोकली, खालीपन, कुछ भी नहीं. आकाश में कुछ भी नहीं है, कहीं कॉर्नर नहीं है, कहीं एंड नहीं है. आकाश का मतलब होता है पोकली, और यही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण तत्व है. हम कैसे इसको अप्लाई करें और स्वास्थ्य प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, इस पे भी हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे. और जो 4 तत्व हमने बताए थे वो तत्व है खाने के: वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी. अब हमने वायु, अग्नि, जल तत्व और पृथ्वी का अध्ययन किया, समझ लिया. आज एप्लीकेशन की दृष्टि से और शरीर को स्वास्थ्य प्राप्त करने हेतु आकाश तत्व क्या है, यह हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. आज की जो चर्चा रहेगी वह थोड़ा बुद्धि को चालना देने वाली, सोचने पे मजबूर करने वाली चर्चा होगी. एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज दुनिया में बड़े बड़े संशोधन हो रहे हैं, रिसर्च वर्क चलता है. कई ऐसी बातें हैं कि
इसके पहले हम अलग ढंग से उसको लेते थे, मगर आज ढंग बदल गया है, अप्रोच बदल गया, थिंकिंग बदल गई। जैसे एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं लूं, कि पहले हमें अगर बुखार आता था तो रजाई ओढ़ के हम लोग सो जाते थे, खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते थे। आज वो सोच बदल चुकी है। नहाना धोना बंद, खाना पीना सब बंद। मगर आज सोच बदल गई है। हम लोग पेशेंट को भी खुली हवा में रखने की कोशिश करते हैं। जिस समय हम रोग के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा ही। अभी फास्टिंग यानी उपवास, खाने के विरोध में, यानी न खाना, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब ये तत्व क्या करता है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे शरीर में कुदरत ने सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की है। जैसे होता है ना, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, रोज सुबह वहां सफाई कर्मचारी आते हैं कारपोरेशन के, उस परिसर को साफ सुथरा रखते हैं। वैसे ही शरीर में भी सफाई की व्यवस्था है। वो सफाई कर्मचारी, जब पेट में कुछ न रहता है, उस समय सफाई कर्मचारी एक्टिव हो जाते हैं। अपना सफाई का काम वो पूरा मन लगा के करते हैं। अब ये सफाई होती है यानी क्या होता है, हम लोग जानते हैं। स्वस्थ रहना और उसके विरुद्ध अस्वस्थ रहना, इसके मैं व्याख्या भी करूंगा आपके लिए। स्वस्थ और अस्वस्थ, स्वस्थ रहने का मतलब यह होता है हमें नींद बढ़िया आए, हमें भूख अच्छी लगे, हमको एनर्जेटिक लगे। कहने का मतलब यह है कि शरीर अच्छी तरह से कार्य करता रहे, शरीर के अंगों की, ऑर्गन की हर एक्टिविटी नेचुरल कोर्स में चलती रहे, तो हम कहते हैं यह व्यक्ति स्वस्थ है। इसमें ओल्ड एज में यह होता है, ओल्ड एज में वो होता है, ये बातें इसमें सम्मिलित नहीं होती है। शरीर क्या करता है, हमें उसका क्या अनुभव आता है, इसके ऊपर हम स्वस्थ ऐसे मान के चलते हैं। दूसरा है अस्वस्थता। अस्वस्थता का मतलब डिसीज नहीं होता है। यूरोपियन किताबों ने डिसीज की एक विश्लेषण उसका किया। डिस इज, DIS, डिस डैश EAS, इज, यानी हमें ईज नहीं लगता है, हमें कंफर्टेबल नहीं लगता है, कहीं ना कहीं एनर्जी में कमी लगती है, ऐसा लगता है कि सुस्त महसूस करता हूं और जाके सो जाऊं, यह भावना होती है। तो डिसीज का मतलब रोग से नहीं है, डिसीज का मतलब होता है अस्वस्थता। अगर हम डिक्शनरी में भी देखेंगे तो भी यही पाएंगे कि डिसीज का मतलब मुझे ईज नहीं लगता है, दैट इज डिसीज। टुडे आई एम डिसीज्ड, मुझे स्वस्थ नहीं लगता है। अब हम डिसीज को अगर हम रोग भी मान के चले, तो एक रोग की एक व्याख्या की गई है। मेरे पास काफी कुछ रेफरेंसेस इसमें हैं। डिसीज की व्याख्या ऐसी है कि शरीर का खुद को
स्वच्छ करना, साफ करना, इस प्रक्रिया को हम लोग डिसीज बोलते हैं। डिसीज यानी डिक्शनरी में डिसीज का मतलब रोग ऐसा नहीं होता है। हमें ईज नहीं लगता है, हमारा शरीर अस्वस्थ है, यह उसका मतलब होता है। तो शरीर के खुद को सफाई करने की प्रक्रिया को हम लोग डिसीज बोलते हैं। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण करेंगे। उसके पहले मेरे पास कुछ कोटेशन है, मैं थोड़ा पढ़ के आपको बताऊंगा। एक डॉक्टर हो गए, डॉक्टर फैडन। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, इट इज डिसीज दैट सेव्स लाइफ। बराबर बात है। दैट सेव्स लाइफ का मतलब शरीर, अगर सफाई कर्मचारी अगर सफाई का काम अच्छे करेंगे तो निश्चित है शरीर स्वस्थ बनेगा, विकारों को बाहर फेंका जाएगा। सो इट इज डिसीज दैट सेव्स लाइफ, इट इज डिसीज दैट एक्चुअली क्योर्स द बॉडी। जब विकारों का जमावड़ा शरीर के बाहर निकल जाए तो निश्चित है बॉडी क्योर हो गई, बॉडी स्वस्थ है, बॉडी के हर फंक्शन सही ढंग से चल रहे हैं, यही उसका मतलब होता है। बाय मीन्स ऑफ डिसीज पॉइजन्स आर एलिमिनेटेड which might have caused death। कुछ रुग्णों को, कुछ पेशेंट्स को दवाखाने में भर्ती करते हैं, टॉक्सिन्स का जमावड़ा शरीर में इतना हो जाता है कि ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, एक एक ऑर्गन फेल हो जाता है, पेशेंट वापस नहीं आता। तो इसलिए यहां इन्होंने कहा है कि बाय मीन्स ऑफ डिसीज पॉइजन्स आर एलिमिनेटेड विच माइट हैव कॉज्ड डेथ। तो विकार अगर बाहर फेंके गए जो कि डेथ के लिए भी कारण हो सकते थे, तो शरीर स्वस्थ बनेगा। हैड दे बीन अलाउड टू रिमेन, अगर उनको शरीर में रखा जाता तो शायद डेथ भी संभव हो। अभी हमको ये समझना है कि विकार यानी क्या, क्योंकि जब तक हम विकार नहीं समझेंगे, वो विकारों को बाहर फेंकने की प्रक्रिया क्या हो रही है, ये हमारे समझ में नहीं आएगा। शरीर से उपवास के दरमियान विकार बाहर आते हैं। उस दिन भी मैंने गत शनिवार को एक चीज बोली थी, उसको मैं दोहरा रहा हूं। खाना पेट में जाने के बाद में शरीर में आवश्यक तत्व खींचे जाते हैं। मैंने एक स्टीम इंजन का उदाहरण भी दिया था कि कोयला जलता है, स्टीम का प्रेशर बनता है, इंजन दौड़ने लगता है। मगर कोयले की ऐश बनती है, मराठी में अपन राख म्हणतो, और शरीर के बाहर आती है चार अंगों के माध्यम से। चार अंग कौन से? पेशाब का मार्ग, शौच का मार्ग, कफ का मार्ग और चमड़ी का मार्ग। मैंने आपको एक खास बोला था कि चमड़ी के माध्यम से एक तिहाई यानी वन थर्ड इम्प्योरिटीज यानी टॉक्सिन्स बाहर फेंके जाते हैं। इसलिए चमड़ी का अपना महत्व है, और बाकी दो तिहाई जो टॉक्सिन्स है, विकार हैं, इम्प्योरिटीज है, वो बाकी माध्यमों से, तीन माध्यम से बाहर फेंके जाते हैं, शौच, पेशाब और कफ का मार्ग। अब इसके लक्षण मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में जो ऐश बनती है, जो टॉक्सिन या विकार हम बोलते हैं, स्टीम इंजन का जो मैंने उदाहरण दिया, ये विकार या टॉक्सिन्स, इम्प्योरिटीज बॉडी में बनती कैसे है
और कैसे कैसे बाहर फेंके जाए, ये थोड़ा अगला विषय रहेगा। मैं टॉक्सिन की थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा कि टॉक्सिन कैसे कैसे बाहर आते हैं। सबसे पहले इंसान जो बीमार होता है, बीमार का मतलब, एक साधारण उदाहरण लो आप। मुझे अगर बुखार आया तो सबसे पहले क्या होगा? मेरी भूख चली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि शरीर का संचालन जो होता है वो जीवनी शक्ति यानी वाइटल पावर से होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि खाना पेट में जाके हमको शक्ति देगा। इसके उल्टे समझने की आवश्यकता है कि खाना पेट में जाने के बाद उसको हजम करने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। और वो शक्ति कौन सी है? वाइटल पावर, जीवनी शक्ति। ये खाना हजम करती है। मेरे पास एक किताब है, फूड नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। खाना जो है शक्ति का स्रोत नहीं है। शक्ति का स्रोत क्या है? ईश्वर, विश्व, यही शक्ति का स्रोत है। एक अलग विषय है वो, उसके ऊपर भी मैं चर्चा कर सकता हूं। तो खाना पेट में जाने के बाद में वाइटल पावर, जीवनी शक्ति खाना हजम करने के लिए इस्तेमाल होती है। मगर बुखार आने के बाद पहले क्या जाती है? तो भूख जाती है। भूख क्यों जाती है? कि शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है, आंख है, कान है, नाक है, लीवर है, हार्ट है, किडनीज है, ये फंक्शनल ऑर्गन्स है, कंटिन्यूअस फंक्शन करते रहते हैं। और उसको सीमित मात्रा में वाइटल पावर की जरूरत पड़ती है। इसमें से कोई भी वाइटल पावर या जीवनी शक्ति खींची नहीं जा सकती, क्योंकि वो फंक्शनल ऑर्गन्स है, उनको फंक्शन करना ही है। मगर वो वाइटल पावर बुखार में टॉक्सिन को बाहर फेंकने का भी काम करती है। वही वाइटल पावर एक सफाई कर्मचारी का भी काम करती है। तो एनर्जी लाएगी कहां से? एनर्जी हमें नींद से मिलती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा ब्रेन इन्वर्टर की बैटरी जैसे चार्ज हो जाता है, और चार्ज्ड एनर्जी अगले 24 घंटे में डिस्चार्ज होती है, शरीर के सभी ऑर्गन को सुचारू रूप से चलाती है, विकारों को बाहर भी फेंकती है। वाइटल पावर हमेशा एक काम करती है, एक तो खाना हजम करेगी, शरीर का पोषण करेगी, और दूसरा काम सफाई का काम। जब पेट में खाना नहीं होता है यानी फास्टिंग, उपवास, उस समय वही वाइटल पावर सफाई का काम शुरू कर देती। मैंने जिस समय 1980 में इस फील्ड में कदम रखा, मैंने एक डायरी मेंटेन की। उम्र के 32 में मैंने दोपहर का खाना छोड़ दिया था, उपवास को अपनाया था। तो शरीर पे क्या क्या परिणाम होते हैं, ये मैंने 2 साल तक डायरी में नोट करके रखा। उसी का एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुखार आने पे हमारी वाइटल पावर खाने में से एनर्जी को खींच लेती और वह सफाई के लिए लगा देती है। सो खाने में से एनर्जी को खींचने के बाद जब सफाई में वो लग जाती है तो भूख लगना बंद हो जाता है। क्योंकि ऑर्गन जो काम करते हैं उसमें से एनर्जी सेविंग नहीं हो सकती। वो तो ऑर्गन तो काम करना है, वही तो एक जिंदापन का लक्षण है। तो वहां से एनर्जी सेविंग नहीं हो सकती। तो एनर्जी कहां से खींची जाएगी? तो जहां पेट में खाना जाता है उसको हजम करने में जो एनर्जी लगती है, वहां से शरीर एनर्जी खींच लेता है और विकारों से लड़ाई शुरू कर देता है। विकार बाहर फेंकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब विकार बाहर आते आने के लक्षण कौन से? हमारे यहाँ वट सावित्री पूर्णिमा का उपवास होता है।
हिंदी साइडर महिला करवा चौथ का उपवास करती। अगर हम उनसे सवाल करें कि मुंह का स्वाद कैसे है, तो उनका जवाब आएगा, स्वाद बिगड़ गया है। सफाई का काम शुरू हुआ। जब खाना पेट में नहीं है तो शरीर अपना सफाई का काम शुरू करेगी। सुबह से लेकर शाम तक उनको एक अनुभव आता है कि जीभ के ऊपर सफेदा आ जाता है। सफेदा का मतलब टॉक्सिन्स। पेट के विकार मुंह के माध्यम से बाहर आते हैं। महिलाओं को अगर आगे पूछा जाए रात में कि भाई आपको अभी अनुभव क्या हो रहा है, तो वो ये बताएगी कि मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, मुंह में दुर्गंधी जैसे लग रही। यह वो लक्षण है कि पेट के विकार मुंह के माध्यम से बाहर आ रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। जो अनुभव हमें बुखार में आता है वही अनुभव हमको फास्टिंग में या उपवास में आता है। इसी को आधारभूत मानते हुए हमारे योगी जी महाराज ने उपवास पद्धति का इस्तेमाल जीवन में कैसा हो, इसके लिए साल में 2 नवरात्रि उपवास के प्रावधान रखा। 2 नवरात्रि उपवास का चलन शुरू किया। नवरात्रि कौन सी? देवी का नवरात्र अगस्त सितंबर में आने वाला, और मार्च अप्रैल में आने वाला रामनवमी का नवरात्र। उसी दरमियान उपवास क्यों करना है? क्योंकि वह चेंज ऑफ क्लाइमेट है, वो जो सीजन है, पीरियड, वो चेंज ऑफ क्लाइमेट। देवी के नवरात्र में हम गर्मी से ठंडी की तरफ दौड़ते हैं। नवरात्र के बाद कुछ ठंड, वातावरण में ठंडक आ जाती है। चेंज ऑफ क्लाइमेट में हमेशा शरीर विकारों को बाहर फेंकता है। गर्मी में जो इकट्ठा हुए विकार है वो चेंज ऑफ क्लाइमेट में शरीर से बाहर जाते हैं, और इसलिए हम लोग देखते हैं कि वो चेंज ऑफ क्लाइमेट में कई लोग बीमार होते हैं। देवी के नवरात्र के आगे पीछे हम देखेंगे कंजक्टिवाइटिस, आंखों में जलन होना, आंखों से पानी आना, लाल हो जाना, कंजक्टिवाइटिस। उसके बाद में मलेरिया जैसे बुखार, फ्लू, टाइफाइड। क्योंकि गर्मी में जो इकट्ठा हुए विकार है वो चेंज ऑफ क्लाइमेट में बाहर फेंके जाते हैं। तो हमारे महाराज जी का एक कहना था कि उपवास के माध्यम से विकार अगर बाहर फेंके जाते हैं तो चेंज ऑफ क्लाइमेट में विकार अनायास बाहर आ रहे हैं, क्यों ना हम उसको थोड़ा सपोर्ट करें, उपवास करें, खाना बंद कर दें, तो विकार जमकर बाहर आ जाएंगे, शरीर शुद्ध होगा, तंदुरुस्त होगा, और अगले वातावरण के लिए, ठंडी के लिए शरीर स्वस्थ बना रहेगा। अब उपवास कैसे करें, क्या करें, ये विषय थोड़ा सा अलग है, मगर फिर भी इस विषय को पकड़ते हुए मैं थोड़ा सा विवेचन उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि गहन विषय है वो। फिर भी थोड़ा सा एक परिचय के तौर। नवरात्रि उपवास में हम लोग क्या करते हैं? खाना बंद कर देते हैं, नो फूड, खाना न खा। फिर क्या करते हैं? खाने में वही चीजें लाई जाती हैं जो सफाई के लिए बहुत अच्छे तरह से काम करे। हमारे खाने में ऐसे भी कुछ चीजें हैं जो सफाई के लिए मदद करती है। उदाहरण के तौर पे नींबू। अगर कोई भी बर्तन में अगर चिकनाट हो तो हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चिकनाट निकल जाती है। संतरा, मौसम्बी, ये सफाई के लिए मदद करते हैं, इसका ज्यादा सेवन किया जाए। थोड़ा आगे बढ़े तो फलों में पपीता भी आ जाता है। कुल मिला के फल और सब्जी कुदरती स्वरूप में, यानी नेचुरल, ये सफाई के लिए बहुत मदद करते हैं। तो नवरात्र में हम लोगों ने जो सीखी है बात,
धीरे धीरे अनाज को कम करते जाना है और नवरात्रि में उपवास को ज्यादा प्राधान्य, प्रायोरिटी देनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नवरात्र में केवल अनाज छोड़ देते हैं, फल और सब्जी या फल और सलाद लेते हैं। दूसरे नवरात्र में सब्जी छोड़ देते हैं, केवल फलों पे रहते हैं। तीसरे नवरात्र में फलों के रसों पे रहते हैं, सब्जी को, सब्जी और अनाज छोड़ दिया और फलों का रस केवल 9 दिन। और चौथी नवरात्र में केवल हवा, वायु तत्व, हवा पे रहने का प्रावधान है, मगर सफाई की आवश्यकता बहुत है। कुछ लोग जो है, कुछ लोग लवंग खा के उपवास करते हैं, कुछ लोग पानी पे उपवास करते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं खाते। मेरे ऐसे भी कुछ लोग हैं कि 9 दिन पानी भी नहीं लेते। मैं उनको सलाह देता हूं कि ऐसा न पानी लेने वाला उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफाई के लिए लिक्विड की आवश्यकता होती है, और पानी और उसमें थोड़ा नींबू शहद डाल के अगर हमने उसका सेवन किया तो अंदरूनी सफाई होने में काफी मदद होती है। और उस दरमियान अनुभव आता है कि जीभ के ऊपर सफेदा आता है, पसीने में बदबू आती है, कई बार कंजक्टिवाइटिस की जो फीलिंग है, आंखों में पानी आना, चिपड़ आना, लाल होना, यह भी अनुभव आता है। पेशाब में दुर्गंधी आती है, पसीने में भी दुर्गंधी आती है, शौच में दुर्गंधी आती है। और यह जो बातें हैं, ये सफाई होने के लक्षण है। तो इस प्रकार से विकार जो है हम लोग बाहर फेंक देते हैं। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। चेंज ऑफ क्लाइमेट में विकार निश्चित जमकर बाहर आते हैं, और इसीलिए उपवास का महत्व है। दूसरी बात, ये तो मैंने नवरात्रि का 6 महीने में एक बार बताया, साल में 2 बार चेंज ऑफ क्लाइमेट होने के कारण हमको उपवास करना ज्यादा अच्छा होता है। रोजमर्रा के जिंदगी में हमारे संस्कृति में एकादशी का उपवास बताया, उसका भी वही महत्व है। मैं अपने जीवन में लोगों को एक सलाह देता हूं कि आकाश तत्व का इस्तेमाल सप्ताह में एक दिन करें। कहने का मतलब एक दिन चुनो, नियम से आकाश तत्व का इस्तेमाल करो। उस दिन केवल नींबू शहद पानी या कम से कम फलों का रस, इस पे रहो। विकार बाहर आएंगे, शरीर तंदुरुस्त बनेगा, हर ऑर्गन सुचारू रूप से काम करेगा। जैसे नींद आना, ये कुदरती व्यवस्था है। आज मैं देखता हूं कई लोगों को नींद न आने की बीमारी होती है। स्वाद, कई लोगों को स्वाद भी नहीं लगता है, मीठा खट्टा, किसी को मीठा महसूस नहीं होगा, किसी को खट्टा महसूस नहीं होगा, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये नींद आना कुदरती व्यवस्था है। भूख लगना, स्वाद आना, ये कुदरती व्यवस्था है। कहने का मतलब सेंसरी सिस्टम हमारी एक्टिव है, ये मतलब होता है। तो शरीर का हर ऑर्गन सुचारू रूप से काम करे और हर सेंसरी सिस्टम में जो भी बातें आते हैं उसका अनुभव हमको सही ढंग से हो, यह स्वस्थ होने का एक लक्षण है। मैं हमेशा कहता हूं, स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य ये कॉइन की 2 साइड्स हैं, नाण्याच्या 2 बाजू आहेत। अस्वास्थ्य आणि स्वास्थ्य या नाण्याच्या 2 बाजू आहे। स्वास्थ्य तेव्हा वाढेल की ज्या वेळेला दुसरी जी अस्वस्थतेची अवस्था आहे, थोडक्यात बॉडी मधले टॉक्सिन्स आहेत ते कमी होतील। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉक्सिन्स। 1 upon toxin
इक्वल टू एनर्जी, हे सूत्र आहे. 1 अपॉन टॉक्झिन म्हणजे जेवढे टॉक्झिन्स कमी होतील तेवढी एनर्जी लेवल वाढेल. शरीरात टॉक्झिन आहे आणि म्हणूनच तुम्हाला कमजोरी वाटते. ज्या वेळेला मी दुपारचं जेवण सोडलं वयाच्या 32 मध्ये 1980ला, त्यावेळी थोडी शरीरामध्ये कमजोरी वाटायची. 1980 से मैंने इस पद्धति को जब शुरू किया तो कई दिनों तक मुझे ऐसे कमजोरी का एहसास होता था, जल्दी थक जाता था. मैंने कई किताबें पढ़ी, मुझे कमजोरी क्यों लग रही है. तो मुझे किताब में पढ़ने में आया कि सर्वप्रथम उपवास शुरू करने के बाद शरीर के टॉक्सिन्स सर्कुलेशन में आते, ब्लड सर्कुलेशन, और उसके बाद में वो शरीर के बाहर फेंके जाते. फिर क्या करना चाहिए. तो हमारे कुछ तज्ञ लोगों ने हमको बताया कि शरीर के विकार जब बाहर आते हैं तो उसको सपोर्ट करना चाहिए. कैसे. एनिमा का एक प्रावधान है, आगे जाके हम एनिमा के संबंध में भी बात करेंगे. एनिमा का एक प्रावधान है, आप एनिमा करिएगा कुछ दिन रोजाना, जिससे कोलन के अंदर की गंदगी निकल जाएगी. और कोलन के अंदर की गंदगी जैसे निकल जाएगी, कोलन जो है एक्टिव होगा. कहने का मतलब जो भी आप खाएंगे उसका शोषण सही ढंग से करेगा और आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी. एक किताब में मैंने पढ़ा था, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस इन द वर्ल्ड. वीकनेस यानी कमजोरी का कोई भी अस्तित्व नहीं है दुनिया में. एनर्जी का ही अस्तित्व है. विश्व में जो संचारित है वो केवल एनर्जी है, कमजोरी नहीं. सो कमजोरी क्यों आती है. सो एग्जिस्टेंस ऑफ टॉक्सिन्स कॉजेस वीकनेस. सो एग्जिस्टेंस ऑफ टॉक्सिन्स कॉजेस वीकनेस. तो एग्जिस्टेंस ऑफ टॉक्सिन्स को हटा दो. टॉक्सिन्स को हटाने के बाद में एनर्जी लेवल अपने आप बढ़ जाएगी. खून स्वच्छ हेल्दी बनेगा, हर ऑर्गन को हेल्दी खून मिलेगा और ऑर्गन एक्टिव होके हेल्दी होंगे. कई बार ये हमारे सुनने में आता है कि भाई डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बार बार खून की टेस्ट करते हैं, कितना सुई लगा लगा के खून निकालते हैं. क्या जरूरत पड़ी. एक डॉक्टर के पास गए, उसने खून निकाला, फिर दूसरे के पास गए, दूसरे ने खून निकाला. बार बार खून टेस्ट क्यों करते हैं. मैं भी इस पे काफी सोचता था, मुझे भी थोड़ा सा डॉक्टर के ऊपर नाराजगी भी आती थी. और बाद में मैंने सोचा कि जो बीमार आदमी का मतलब टॉक्सिन का जमावड़ा शरीर में बहुत है, इसलिए तो दवाखाने में जाता है. और वो जो टॉक्सिन का जमावड़ा है वो जाता कहाँ है, तो खून में जाता है. किसी के खून की शुगर बढ़ेगी तो हेमोग्लोबिन डाउन होगा. इस्नोफिलिया, कफ की प्रवृत्ति बढ़ेगी, वो भी खून में रिफ्लेक्ट होता है. आयरन अगर कम है तो वो भी रिफ्लेक्ट होता है. कहने का मतलब जो खून टॉक्सिन युक्त है वो अगर शरीर के ऑर्गन को मिलेगा तो ऑर्गन हेल्दी कैसे बनेंगे, संभव नहीं है. ऑर्गन को शुद्ध रूप से अगर हमने बगीचा लगाया, बगीचा में शुद्ध पानी दिया तो पेड़ जो है तरोताजा रहेंगे. वही शरीर का है. शरीर में जो खून है वो टॉक्सिन फ्री मैक्सिमम होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए. शुद्ध शरीर में शुद्ध रक्त ही ऑर्गन को हेल्दी रखता है, यह मतलब होता है. अभी एक उदाहरण पे मैं आपको दूंगा. टॉन्सिलाइटिस, अभी थोड़ा सा रोग का एक परिचय हेतु मैं आपको बताना चाहूंगा. टॉन्सिलाइटिस, आर्थराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ये जो हम लफ्ज सुनते हैं, आइटिस का मतलब होता है सूजन.
मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है, जहां से सप्लाई आता है, वहां पे एक फ्यूज बॉक्स होता है। अगर आने वाले इलेक्ट्रिसिटी में प्रेशर अगर ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है, तो फ्यूज उड़ जाएगा। तो ये टॉन्सिल जो है ना हमारा, ये शरीर का एक फ्यूज है। आने वाले विकारों को अंदर जाने से रोकता है और ये सूज जाता है। टॉन्सिलाइटिस, शरीर में जो विकार है, वो विकार अलग अलग ऑर्गन में जमा होते हैं। यहाँ सूजन आ गई, टॉन्सिलाइटिस हो गया। घुटने में टॉक्सिन का जमावड़ा हो गया, आर्थराइटिस हो गया। आंखों में इन्फेक्शन हुआ, कहने का मतलब जमावड़ा टॉक्सिन्स का ज्यादा हुआ, तो लाली आ गई, जिसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस, आंखें सूज जाती है, लाल होती है, पानी आता है वगैरह, ये लक्षण है उसके। हर रोग के अलग अलग लक्षण होते हैं। तो इन विकारों को बाहर फेंकना जरूरी है, या एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन जो है वो शरीर में कम से कम कैसे रहेंगे, कहने का मतलब हमारे चार आउटलेट्स जो हैं ये हेल्दी कैसे रहेंगे, यही कोशिश हम उपवास के माध्यम से भी करते हैं। अभी मैंने गए टाइम एक आपको जो चार्ट बताया था खाने का, अब ये जो टॉक्सिन्स मैंने आपको रेफर किए हैं कि टॉक्सिन्स के कारण शरीर अस्वस्थ होता है, रोगग्रस्त होता है, और इसको हम लोग तंदुरुस्त कैसे बनाए, इसके लिए मैंने एक टाइम टेबल आपको दिया था। इसको मैं थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा। हमारे महाराज जी ने एक 5 उंगली के तख्ते को पब्लिश किया। उनका ये कहना था कि उपवास के माध्यम से अगर टॉक्सिन बाहर फेंके जाते हैं, तो क्यों ना रोजाना इसका इस्तेमाल हो। और इसलिए 5 उंगलियों में आकाश तत्व जो प्रथम है, इसका प्रावधान सुपर सुबह के वक्त रखा है। सुबह उठने के बाद में पेट में कुछ न डालें। हालांकि आजकल पद्धति है, बीपी की गोली लेनी है, थायराइड की गोली लेनी है, फिर उससे एसिडिटी होती है, इसलिए एसिडिटी गोली लेनी है, तो इसके लिए कुछ पेट में डालना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और इसलिए सुबह नाश्ते का प्रावधान शुरू हुआ। हमारे परिवार में नाश्ते की शुरू से, बचपन से हमने देखा, हमारे परिवार में नाश्ता नाम की चीजें नहीं होती थी। हमारे महाराज जी हमेशा बोलते थे, नाश्ता नाश करने वाला होता है। क्योंकि जो टॉक्सिन बाहर निकलने की सुबह की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम रोक देते हैं। खाना पेट में गया, सफाई का काम बंद। क्योंकि वाइटल पावर एट ए टाइम एक ही काम करती है, एक तो खाना को हजम करेगी, या तो टॉक्सिन को बाहर फेंकेगी। तो इसलिए उन्होंने एक टाइम टेबल में रखा था, सुबह 12 बजे तक आकाश तत्व, कहने का मतलब पेट में कुछ न डाले, पेट खाली हो। आप करके देखिएगा, आपको अनुभव आएगा कि 12 बजे तक जीभ के ऊपर सफेदा आता है, दांत को दांत चिपकने लगते हैं, मुंह की दुर्गंधी आती है। यही लक्षण है विकार बाहर है। इसलिए 12 बजे तक कुछ नहीं। दोपहर में के बाद 2 उंगलियां, कहने का मतलब वायु तत्व और अग्नि तत्व। वायु तत्व में पत्ते आते हैं, अग्नि तत्व में मौसमी फल आते हैं। पत्तों का सेवन और फलों का सेवन ये दोपहर के वक्त होना चाहिए। क्यों? अनाज क्यों नहीं, जिसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। मैंने इसके पहले आपको बताया कि अनाज या पेट में जो भी हम डालते हैं, उसको हजम करने के लिए वाइटल पावर का इस्तेमाल होता है। जितना ज्यादा पेट में डालेंगे, वाइटल पावर ज्यादा कंज्यूम होगी। पेट में खाना जाने के बाद में सुस्ती आती है, कमजोरी आती है। क्यों? क्योंकि शरीर की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा पेट के तरफ दौड़ती है। ब्रेन को खून की मात्रा कम पड़ती है, पेट की तरफ ज्यादा दौड़ती है, इसलिए सुस्ती आती है। क्योंकि खाना जड़ तत्व है, खाना सबसे जड़ तत्व है,
सबसे छोटी उंगली, कहने का मतलब खाना बहुत कम होना चाहिए। तो दोपहर में खाना अगर हम खाएंगे तो सुस्ती आएगी, जबकि हमको दोपहर में काम करना है, फिजिकली और मेंटली। और इसलिए जड़ तत्व का सेवन हमेशा विश्राम के पहले होना चाहिए। तो दोपहर में सलाद और फल ले, जिसमें हाजमे में एनर्जी कम से कम लगती है, फिजिकल लेवल पे एनर्जी अवेलेबल रहती है, और पूरा दिन हम खुद को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आप करके देखें। मेरा तो 45 साल का अनुभव, और आज में मेरी जिंदगी वही है। मेरा स्वभाव बन चुका है कि दिन में कुछ ना खाएं। कुछ खास कारणवश बात अलग होती है, किसी की शादी में गए, किसी ने रिसेप्शन रखा, किसी ने कुछ प्रोग्राम रखा तो हमको जाना है, तो फिर वहां पे जाने के बाद में हम वो मात्रा कितनी लेनी है इस पे डिपेंड करता है। क्वालिटी के जगह पे अगर हम मात्रा की तरफ ख्याल ज्यादा रखें, क्वांटिटी नहीं देखें, तो 4 रोटी खानी ही चाहिए, आवश्यक नहीं, कम से कम मात्रा में अगर हम सेवन करें, जो आवश्यक है वही ले, तो निश्चित है डाइजेशन के ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, और हम लोग दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और पूरे दिन काम होने के बाद जब हम शाम को घर आते हैं, शरीर में टूट फूट होती है, फ्रिक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, टूट फूट होती है शरीर के, सेल्स मरते हैं, नए सेल्स पैदा होते हैं। सेल की भी एक साइकिल होती है। सेल की साइकिल कैसी है? 50% सेल शरीर में जिंदा रहते हैं, और बचे हुए जो 50% उसमें 25% सेल जो है डाइंग स्टेज में रहते हैं, और 25% सेल जो है पैदा होते हैं। सो पैदा होने वाली सेल की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी रहे, और सेल्स के मरने की जो प्रक्रिया वो कम से कम रहे, यही हमको देखना पड़ता है। और सेल्स मरने की प्रक्रिया अगर बढ़ गई तो वो कैंसरस स्टेज हो, वो रोग के ऊपर हम बात करेंगे, उस समय उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, पूरे दिन मेहनत के बाद में शाम के वक्त हम विश्राम के पहले पूर्ण भोजन लें, दाल रोटी चावल सब्जी वगैरह, और पूरा भोजन लेने के बाद में हम विश्राम करें। हमारे यहाँ भी कहा जाता है की जेवण झाल्यानंतर मेहनत करू नये, खाना जो पेट में जाएगा तो मेहनत से हमको दूर रहना है, क्योंकि एनर्जी डाइजेशन में लगी है, शारीरिक लेवल पे वो कम पड़ती है। और इसीलिए खाने के बाद विश्राम का प्रावधान है। खाना ये जड़ तत्व है, और जड़ तत्व हमेशा विश्राम के अवस्था में ही हजम होता है। हम रात में खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते पेट खाली, तरोताजा लगता है। ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं कि उठने के बाद उनको फ्रेशनेस लगता ही नहीं है। मेरे पास जो पेशेंट आता है तो बोलता है, साहेब मी सकाळी उठतो, मला ताजं वाटत नाही हो, फ्रेश नाही वाटत, सुस्त वाटतं। तो मैं उनको 2 बातें बोलता हूँ, एक तो टॉक्सिन का जमावड़ा ज्यादा हो गया, या तो तुम ज्यादा खाना खाते हो। तो पहला काम करो, खाना कम करो, करके देखो। और उसके बाद में टॉक्सिन का अगर जमावड़ा है तो मालूम पड़ेगा, शरीर बताएगा। जीभ के ऊपर डॉक्टर जीभ क्यों देखता है? कारण वही है। सो धीरे धीरे टॉक्सिन बाहर फेंके जाए, शरीर को कुदरती अनाज मिले, कहने का मतलब सलाद फल वगैरह, जिससे शरीर तंदुरुस्त बना रहेगा। अब ये 5 उंगलियों के तख्ते में आकाश तत्व मैंने आपको बताया। दूसरा, ये जो 2 उंगलियां है, पत्ते वायु तत्व और फल अग्नि तत्व, बीच वाली उंगली सबसे बड़ी है, इसलिए फल ज्यादा पत्ते कम। और आखिरी में जो सबसे छोटी उंगली है, ये पृथ्वी तत्व यानी अनाज बताती है, तो अनाज कम और सब्जी ज्यादा। यह सेवन इस प्रकार से अगर हम करें तो मैं मानता हूं आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ बनेगा। टॉक्सिन फेंकने की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जागरूक अगर रहे तो यह निश्चित है
कि हमारा शरीर हमेशा के लिए तंदुरुस्त बनेगा। अभी मैं आपको कुछ कोटेशंस थोड़ा पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद हम विराम लेंगे। Disease is a curative condition of bodily sins that bones to the limit of endurance must need to be settled or death will come. डिसीज है इसलिए हम तंदुरुस्त है, अलायु है। एक डॉक्टर हुआ है थॉमस एडिसन, उसने क्या लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने वाली बात है। एवरी न्यू डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियाज shows us all the more convincingly that we have been wrong and that the millions of tons of stuff we have taken were all useless. जो भी हमने मेडिसिन खाई बड़ी नुकसानदायी थी। The doctor of future will instruct his patient in the cure of human frame, in diet and cause and prevention of disease. हमारे योगा क्लास में हम प्रिवेंशन ऑफ डिसीज ही कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि डिसीज या रोग हमारा शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। डिसीज का मतलब मैंने आपको बोला है, ये जमावड़ा है विकारों का, जो शरीर के बाहर फेंके जाना चाहिए। विकार अगर बाहर फेंका गया तो निश्चित शरीर तंदुरुस्त बनता है, हेल्दी बनता है। और इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो भी हम खाते हैं, जिसके टॉक्सिन्स बनते हैं, इम्प्योरिटीज बनते हैं, विकार बनते हैं, वो शरीर से बाहर कैसे जाए, यह अगर हम जीवन में व्यवस्था करते हैं तो निश्चित है शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान और अहम में प्रेम प्राप्त होगा। हमारी जो 5 मौलिक मांगे हैं वह पूर्ण होगी। आमच्या 5 मुख्य गरजा, मुख्य आवश्यकता, शरीरात स्वास्थ्य, इंद्रियांमध्ये शक्ती, मनामध्ये आनंद, बुद्धीमध्ये ज्ञान आणि अहम मध्ये प्रेम आम्हाला प्राप्त होईल। शरीरात स्वास्थ्य आणि इंद्रियांमध्ये शक्ती ज्या वेळेला बॉडी टॉक्सिन फ्री राहते त्यावेळेला शक्य आहे। सेवा, तप, सेवा आणि सुमिरण हे 3 सूत्र मी सांगितले होते। तपावर मी बोललो, ज्याचा संबंध शरीराशी आहे। सेवेचा संबंध मन आणि बुद्धीशी आहे आणि सुमिरणचा संबंध ईश्वरीय तत्वाशी जोडण्याचा आहे। याच्यावर आपण पुढल्या वेळी विवेचन करूया। थोडक्यामध्ये याची थोडक्यात एक माहिती मी पुढे आपण काय बघणार आहे याच्याबद्दल थोडक्यात माहिती देऊन देतो। तप आपण पाहिला, सेवेमध्ये मनबुद्धी म्हणजे विचारांमध्ये परिवर्तन करून आम्ही सेवा करू शकतो। सेवेच्या बाबतीमध्ये 3 गोष्टी दिलेल्या आहेत। उत्पन्नाचा 10वा हिस्सा ईश सेवेमध्ये आम्ही जे जेवण करतो त्यातले 1/4 अन्न आमच्या दाराशी जो कोणी याचक येतो त्याला देणे आणि 24 तास आम्ही आपल्यासाठी वापरतो त्यातला 1 तास इतरांसाठी देणे, हे सेवेचं महत्व आहे। याच्यावर पुढल्या वेळी आपण भरपूर विवेचन करणार आहोत। आणि सुमिरण म्हणजे मेडिटेशन, ध्यान। ईश्वराने आम्हाला 24 तास कार्यासाठी दिलेले, त्यातला 1 तास आम्ही ईश्वराच्या समीप जाण्याचा 1 तास प्रयत्न करावा। 24 तास आमचे आणि 1 तास ईश्वराचे। 24 घंटे हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो भगवान के सेवा में 1 घंटा हमको इस्तेमाल करना है। कहने का मतलब यह है
एक घंटे में न करने की हम सोचे, न करने के मतलब न कुछ करना है, न करने की कुछ सोचना, म्हणजे मेडिटेशन, ध्यान. आणि ध्यानाची एक विशिष्ट वेळ दिलेली आहे. सकाळी 3 ते 5 हा एक परिवर्तनाचा काळ आहे. विश्व अंधारातून उजेडाकडे जात असतं, ज्याला आम्ही संधिकाल म्हणतो. इस संधिकाल में हमको 1 घंटा ध्यान करना है. सभी एक्टिविटी को छोड़ देना है, एक जगह बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेना है, न कुछ करना है, न कुछ करने की सोचना है. इसके बारे में हम भविष्य में ध्यान कैसे करें, ध्यान का अनुभव क्या आता है, इसके बारे में हम बात करने ही वाले. मगर भविष्य में हम क्या विषय लेंगे, इसके लिए एक परिचय के तौर पे मैंने आपके सामने विचार रखा. अभी आज मैंने प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कैसे हो, हमारे शरीर का ऑब्जर्वेशन हम कैसा ले, टॉक्सिन और सफाई कर्मचारी, इसके बारे में आज मैंने आपके सामने विचार रखे. भविष्य में कच्चे का क्या महत्व है, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कच्चा कैसे कैसे स्वरूप में लिया जाए, कैसे कैसे बनाया जाए, इसके बारे में भी हम कुछ प्रमाण में चर्चा कर सकते हैं. जैसा मौका मिले हम बात करेंगे. इस संबंध में अगर आपके कुछ सवाल हो तो इसके बाद आप सवाल आपके रख सकते हैं, या मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप पे भी अगर आपके सवाल डाले गए तो अगले सेशन में भी पुराने सवालों का जवाब मैं देने की जरूर कोशिश करूंगा. इतना कहते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं. हरिओम, हरिओम, हरि. हरिओम. हरिओम.